हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर एस मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के गणित, जो कि पार्ट नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 से कवर करेंगे। ठीक है, और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जब भी कोई संख्या भाज्य हो और उसको छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया जाए, जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके रूप में लिख दिया जाए तो वो अभाज्य गुणनखंड लिख जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, जैसे 12 है, 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी अभाज्य होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। 12 के गुणनखंड जो होते हैं 4 गुणे 3 होते हैं। 4 का गुणनखंड हमें पता है 2 गुणे 2 होता है, और 3 12 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, और 15 के गुणनखंड कर लीजिए, 3 पचे 15, 3 गुणे 5, ये 15 के गुणनखंड हो गए। फिर इसके बाद 13 के गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 1। अब देखिए, एक हम ज़्यादातर सवालों में यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पे एक जरूर मिलता है। इस वजह से यहाँ पे एक को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, एक को भी लेकर चलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 13 है, सब में 13 नहीं है, कुछ 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 कॉमन तो होना ही चाहिए ना। इस वजह से हम एक को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ, तो जो तीनों में होगा वही तो हमारा एच सी एफ होगा। तो तीनों में क्या है, एक, यही हमारा तीनों में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखा जाए तो 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार है, 2 बार, तो दोनों बार यहाँ पे लिख देंगे गुणे। अब 3, 3 देखते हैं सबसे ज्यादा बार, दोनों में एक ही बार है तो 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे और कोई नंबर है, हाँ 13, 13 सबसे ज्यादा बार एक ही बार है तो उसको भी लिख देंगे। ये हमारा जो है एलसीएम हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो एलसीएम मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिनई 12, 12 गुणे 13, तो कितना हो जाएगा, 12 तिनई 36, 3 12 एक 12, 3 15, 156। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ हमारा ऊपर आ गया था। ठीक है, अब यही विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, सवाल पूरा हो गया। अच्छा, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणनखंड विधि में थोड़ा सा अगर और चीज बताना चाहें तो हम इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई भी चीज जितनी अधिक बार होती है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को छांटने पे हो सकता है दिक्कत हो रही हो, जब बहुत ज्यादा संख्या होंगी तो ऐसा करते हैं ना, उसको हम घात के रूप में भी बना लेते हैं, और जो घात सबसे बड़ी होती है उसी को हम एलसीएम में गुणनखंड में लिख देते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ पे जैसे कोई है, ए संख्या है, इसके गुणनखंड किए हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। बी कोई संख्या है, यहाँ पे गुणा किया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। सी कोई संख्या है, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इस तरह ए और बी और सी कोई 3 संख्याएं हैं जिनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, मतलब मासा निकालेंगे, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। जब बहुत सारे गुणनखंड होते हैं तो हमें ज्यादा बार देखना है, तो वो तरीका देखने में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये जो तरीका है ना बहुत ही बेस्ट रहेगा और हर जगह के लिए रहेगा। तो देखिए, एचसीएफ निकालना है, जो तीनों में हो वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए तीनों में क्या है, 2 2 2 है ना, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 2 है, ये और यहाँ पे भी है।
फिर और इसमें 2 नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी है। चलिए 5 देखिए, 5 तीनों में है। जितने मिलते जाएँ उनको कॉमन कर लेंगे। दूसरा 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें है और 7 इसमें है। देखिए, जो सब में हैं, उनमें हमने गुंडा लगा दिया ना, अब यही हमारे मासा हो जाएँगे। किसी भी एक लाइन के गुणनखंड लिख लो, चाहे इसके लिख लो, चाहे इसके लिख लो, चाहे इसके लिख लो, सेम ही लिखे जाएँगे, ठीक है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 जिनमें गुंडा लिखा है, किसी एक संख्या के गुंडा वाले लिख लेते हैं। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा एचसीएफ निकल आएगा, यानी मासा निकल आएगा। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम क्या होगा? ध्यान से देखेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब इस चीज़ को, मासा को भूल जाओ, मासा हम नहीं निकाले, मान लेते हैं, ठीक है? इससे हमें सीधा एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको हम घात के रूप में लिख ले लें, ठीक है? यहाँ पे हमने घात के रूप में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है, देख के ही पता चल जाता है, इस वजह से घात में नहीं लिखा गया है। लेकिन जब ज़्यादा बड़े नंबर हों, ज़्यादा बार लिखे हों, तो उनको हम घात में बना लेंगे और बहुत ही आसानी से कर देंगे। देखिए कैसे? 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 7 1 बार है तो 7 की पावर 1। फिर यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 3 बार है तो 5 की पावर 3, 7 2 बार है तो 7 की पावर 2। आगे इसको देखते हैं। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 2 4 बार है 2 की पावर 4, 5 1 बार है तो 5 की पावर 1 और 7 3 बार है तो 7 की पावर 3। अब देखिए हमने इन सब गुणनखंडों को घात के रूप में लिख लिया है। अब हमें एलसीएम निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे बड़ी घात लिखना होता है। ओ हाँ, सबसे बड़ी घात लिखना होता है कोई भी नंबर की। तो 2 की सबसे बड़ी घात देखिए क्या है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 सबसे बड़ी घात है। फिर इसके बाद 3 देखते हैं। 3 की सबसे बड़ी पावर 2 ही है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखेंगे। आगे 3 के बाद हम 5 को देखते हैं। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो वही हम 5 लिख देंगे घात 3 लगा के। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 7 का घात 3। अब इसको हम गुणनखंड कर लेंगे कैसे? 2 का घात 4 है, 2 को 4 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्या आएगा? 16 और 3 त्रिका 9, 5 25, 125 और यहाँ पे 343। पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमें इस तरह से एलसीएम लगाने हैं जब बहुत सारे बड़े नंबर हों। यहाँ पे छोटा था, इस वजह से हमने ऐसे ही कर दिया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये भी एक तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये एग्जाम्पल था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ये सवाल है, इसको नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 29, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 17 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या ही होती है, तो 17 के गुणनखंड हो गए 17 गुणे 1। अब यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि और कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, तो 1 लिखना ही पड़ेगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 गुणे 1 कर देंगे, तो ये भी हमारा गुणनखंड हो जाएगा 23 का। 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो 29 गुणे 1 इसका भी पूरा गुणनखंड हो गया। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? एचसीएफ मासा, जो मासा है वो क्या होगा? जो तीनों में है वही तो होता है, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा? 1। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए यही बच रहे हैं, तो हम 1 के साथ गुणा कर देंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, सबका गुणा कर लेंगे और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये गुणा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, तीसरे का।
8, 9 और 25, इसके भी एलसीएम और एसएफ गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो 8 के गुणनखंड हमें पता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 और दूनी 8 मतलब 2। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 3। 25 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 गुणे 5। यहाँ पे फिर देखिए कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम एक तो जरूर लिख सकते हैं गुणा में। तो हमारा जो एसईएफ होगा ना वो हमेशा फिर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है वो मान के चलो उसका एसईएफ क्या होता है 1 होता है। ठीक है। और एलसीएम जो निकालेंगे वो जो जितनी बार है उसी का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 और किसी में तो नहीं है, 3 सबसे ज़्यादा बार 2 ही 3 है, बार 2 ही बार है, 5 भी 2 बार है, बस इसका पूरा गुणा करेंगे। 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200 न दून 18, 180 मतलब 1800 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 कामा 657 का कितना है 9। ठीक है। फिर इसके बाद एलसीएम 306 कामा 657 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए जब भी किसी सवाल में, ठीक है, जब भी किसी सवाल में दो संख्याएं दे रखी हो और एलसीएम या एचसीएफ दे रखा हो, ठीक है, तो हमेशा सूत्र लगाना होता है क्या, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए और बी क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये होता है। तो सूत्र, और जो ना मालूम हो उसकी जगह यक्स रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको हम दूसरे शब्दों में प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये सूत्र होता है। जब भी दो संख्याएं दे रखी हो और उसमें एलसीएम या एचसीएफ दे रखा हो तो यही फार्मूला लगाना होता है। अगर दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है तो भी यही फार्मूला लगाना है। और जो चीज तुम्हें ना पता हो ना उसको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी क्या है 657 और लासा नहीं मालूम है, एक्स मान लो, मासा 9 है। अब क्या करेंगे, 306 में 657 से गुणा करने के बाद ये गुणे में है ना तो ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। जब भी बराबर के इस तरफ या उस तरफ कोई भी संख्या गुणे में हो तो भाग में चली जाती है, भाग में हो तो गुणे में आ जाती है, प्लस में हो तो माइनस में और माइनस हो तो प्लस में हो जाती है। ठीक है। अब 9 से काट दो, 9 9 का 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौका 36। तो इन दोनों का गुणा बराबर यक्स है तो यक्स बराबर लिखेंगे 34 गुणे 657। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इतना गुणा कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एचसीएफ कितना दे रखा है 225 60 का एचसीएफ जो दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है। तो x का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इन दो संख्याएं तो दे रखी हैं, इनका हमें एचसीएफ निकाल लेना है।
वो एचसीएफ इस संख्या के बराबर लिख देंगे और फिर पक्षांतर करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इतना सा काम करना है, बहुत ही सिंपल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 225 और 60 में कौन बड़ा है, ये। तो जो बड़ा होता है छोटे वाले से उसमें भाग कर देते हैं। 60 से भाग करो 225 में, ठीक है। तो ये उसको 36 18 3 बार जाएगा, घटाओ 5, 22 में 18 गया 4, ठीक है। अब 45 से भाग करेंगे 60 को, एक बार जाएगा, 45 आएगा, 15 बचेगा, फिर 45 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, पूरा भाग खत्म। तो मासा ये भाग विधि होती है, और भाग विधि में मासा वह संख्या होती है जिससे पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो 15 से पूरा पूरा भाग चला गया ना, यही हमारा उसका मासा हो जाएगी। अब ये जो इसका मासा है ना, ये एचसीएफ है ना, इसके बराबर है। तो लिखेंगे 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो 10x को इधर ले आओ, प्लस 15 बराबर 225 गुणे 5। इसको और अच्छे से हल करेंगे तो 10x बराबर 5 का गुणा करो, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 है 11, 1125 में 15 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 1110। 25 में 15 घटाएंगे 10 से तो बचेगा, तो x बराबर क्या आएगा, 1011 मतलब 110 बटे 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 111। तो वो x का मान होगा 111। बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी सवाल है और इस तरह का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट रख लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको नोट कर लेते जाना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एचसीएफ किसका किसका, 120 और 225 का एचसीएफ कितना है, 15। तो एलसीएम 120 और 225 का निकालना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि दो संख्याएं हमें दे रखी हैं और एचसीएफ भी दे रखा है, लेकिन एलसीएम नहीं दे रखा है। तो बस आराम से वही फार्मूला लगाओ, क्या जो पहले लिखा था, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए का मान कितना है 120, बी का मान कितना है 225, 225 बराबर एलसीएम बराबर कितना है नहीं पता, यक्स मान लो, एचसीएफ का मान कितना है 15, 15 रख लो। तो 120 गुणे 225 बटे 15 कर लेंगे बराबर x। अब ये क्यों कर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान निकालना होता है उसको वो अकेले रखते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं। अब ये 15 में गुणे में था ना, तो ये बटे में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 15 से 15 एक 225 कैंसिल करोगे तो 15 15 हम 225 होता है ना, तो 15 का गुणा 120 में करो, 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 करना 15 3 18 बराबर x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट कर लेना अच्छे से और प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ठीक है, 1% पूरी गारंटी ले रहे हैं, 1% भी आपको मैथ में समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है, आप बस जितना हम बोलते जाएं उतना करते जाइए। कोई भी सवाल हम बोर्ड में लगा रहे हैं, इस सवाल को समझो, फिर इसके बाद पॉज करके इसका जो है वो पूरा नोट कर लो सवाल। ठीक है, फिर इसके बाद घर में आराम से प्रैक्टिस कर लेना। अगर टाइम ना हो तो इसको अच्छे से देख लेना और अपनी फेयर को कंप्लीट करते जाना। फिर जब रिवीजन करने का टाइम आए तो इन्हीं सवालों को अच्छे से
एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। एक वृक्ष विधि होती है, एक्स और वाई के मान निकालना है। एक्स बॉक्स में है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक्स है, सॉरी यहाँ पे वाई है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 7। अब यहाँ पे एक्स और वाई के मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए इन सवालों को करने का एक बेहतरीन तरीका क्या होता है, अरे सबको पता है। देखो एक्स है ना, एक्स का मान कैसे प्राप्त होगा, एक्स के 2 गुणनखंड किए गए हैं 7 और 3। अगर रही बात वाई, वाई के 2 गुणनखंड किए गए हैं 4 और एक्स, तो उसी तरह करना है। तो कहने का मतलब जिससे जितनी शाखाएं निकली होंगी, अब इसमें 2 शाखाएं निकली हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर x का मान आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो x बराबर जो लिखेंगे 7 गुणे 3 बराबर क्या आएगा 21। अब x का मान 21 आ गया तो y बराबर हम क्या लिखेंगे 4 गुणे x लिखेंगे, क्योंकि y से 4 और x की 2 ही शाखाएं तो निकली हैं। x का मान रख दो 4 गुणे 21, 21 चौक 84, y का मान कितना आएगा 84, x का मान 21। बात समझ में आ गई? ये होती है वृक्ष विधि, जो कि बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इन सवालों को सभी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल तुम्हारा अनकंप्लीट ना हो, ताकि हर तरह से के किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए उसका जवाब जरूर दे देना तुम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 18 और 117 के SCF को 18 m-17 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, के रूप में दर्शाया गया है। तो m की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो ये भी जितना आसान कहे उतना कम है। देखिए ये संख्याएं दे रखी हैं, SCF को इतने के बराबर मतलब इतने के रूप में दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब ये जो दे रखा है ना, ये SCF ही है। किसका? 18 और 117 का SCF ही है। तो पहले SCF निकाल लेते हैं। 18 और 117 में कौन बड़ा है? 117। 18 से भाग कर दो 117, 18, 18 पंचे 90, 18 छंका 108, घटा लो 17 में 8 गया 9, ठीक है। अब 9 से भाग करेंगे 18 में, 9 दूनी 18 और 18 से 9 का भाग 18 में पूरा पूरा चला जाता है। तो इसका SCF जो आएगा क्या आएगा? देखिए ये बहुत छोटा तरीका होता है जो छोटी क्लासों में सीख चुके होते हैं 6 या 5 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सबको आना चाहिए, आता भी होगा। अब यहाँ पे क्या है, मासा आ गया हमारा SCF इक्वल टू कितना आ गया 9, और SCF का मान कितना दे रखा है 18m-17 बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं, 17 को उधर भेजो, 18m बराबर 9 + 17 हो जाएगा 9 8 9 7 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, 18m बराबर 26। तो यम का मान कितना होगा, यम बराबर 26/18, 9 13। तो यम का मान क्या आएगा 13/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यम बराबर कितना आ गया 13/9, ठीक है। और इस तरह का आंसर शायद ना हो, लेकिन सवाल के हिसाब से आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है सवाल में, इसके बाद ये कह रहा है 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो 18 और 117 का एलसीएम निकालना है। तो 18 और
117 का एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 13 नैया 117 होता है। तो 2 से काट लो, 2 एकम 2 13, फिर 13 से काट लो तो कितना आएगा ये। तो अब हमारा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम बराबर 9 गुणे 2 गुणे 13, ठीक है। 13 दूनी 26 गुणे 9, 6 का 54, 5 और 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ। जो भी सवाल बचे हैं उन सवालों को कवर करेंगे, ठीक है। और इस चैनल को, अगर इस चैनल में कुछ भी आपको जानकारी मिली हो तो एक बार सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए एक ताकत का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर लाइक तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है